बच्चों, सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भू संसाधन। तो देखिए, हम सभी जो है पृथ्वी के ऊपर भूमि का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसके बिना तो किसी का जीवन ही संभव नहीं था। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, ये सब भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का, यानी जो भूमि हमारे पास है, उस भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब देखिए भू आकृतियाँ। चूँकि भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो हर जगह एक जैसी नहीं है, इसका भी अंतर आता है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये इस तरह से पाए जाते हैं। और लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर हैं और वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी नदियां जो है पर्वतों से ही निकली हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इन पठारी क्षेत्रों में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब देखें अपन भू उपयोग। तो भू संसाधनों का उपयोग कुछ उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है। सबसे पहले वन। हम सभी जो है वनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वन के बिना भी हम लोगों का जीवन नहीं चल सकता। लकड़ी का बहुत उपयोग है मनुष्य के जीवन में। और दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें आती है, मतलब जो भूमि जो है उपयोग कम है जिसका, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरी है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इसका हम कृषि कार्य में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उपयोग हम इमारतें बनाने में कर रहे हैं, सड़क, उद्योग इत्यादि में। तीसरे प्रकार की है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब और भी भूमि है जो कृषि जिस पर नहीं होती है। इसमें आती है स्थायी चरागाह और अन्य गोचर भूमि, यानी जहाँ पर स्थायी चरागाह हैं और दूसरे का काम और भी होते हैं। अगला है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। इसका भी उपयोग जो है फसलों को उगाने में नहीं हो रहा है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगली है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी वो इतनी कृषि योग्य नहीं है कि हर साल उस पर खेती की जाए। 5 वर्ष के बाद कहीं जा कर के उस पर खेती की जा सकती है। चौथी है परती भूमि, वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। और दूसरी है अन्य परती या पुरातन परती, जहाँ 1 से 5 वर्ष खेती न की गई हो। और अगली है शुद्ध, यानी निवल बोया गया क्षेत्र। इस शुद्ध भूमि पर खेती का कार्य, फसल उगाने का कार्य होता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है।
अब देखिए भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी 93% भाग का ही उपयोग होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि का उपयोग नहीं हुआ है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन के चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, क्योंकि चारागाह भूमि लगातार कम हो रही है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि पर कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। यदि इस भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, मतलब सब जगह क्षेत्रफल बराबर नहीं है, प्रतिशत बराबर नहीं है, सॉरी। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% से भाग पर ही खेती का कार्य होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं, लेकिन वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इन वनों पर निर्भर करती है। तो ये वन क्षेत्र यदि लगातार कम होते जाएंगे तो लाखों लोगों के रोज़गार भी ख़त्म हो जाएंगे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। अब बंजर भूमि में कौन सी आती है? पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में आती है बस्तियां जहां लोग रहते हैं, सड़कें, रेल लाइन और उद्योग इत्यादि में लगाई गई भूमि। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का उपयोग हो रहा है, इससे भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब समझना है भूमि निम्नीकरण और मतलब कैसे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और इसको हम कैसे बचा पाएंगे, इसके उपाय, संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग मानव भूतकाल से करता आया है तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, मकान, कपड़े, लेकिन मानव कार्यकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से 28% वन भूमि के अंतर्गत और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय का मतलब है लवणयुक्त और क्षारयुक्त जो है।
कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन आदि क्रियाओं ने निम्नीकरण किया है भूमि का। यानी वनोन्मूलन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वन कटे हैं, और अति पशुचारण का मतलब है ज़्यादा मतलब पशुओं से ज़्यादा जगह चराई गई है। और खनन का काम, तो इसको इस तरह से समझें, खनन से क्या भूमि खराब हुई है, किस तरह से भूमि खराब हुई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन तथा भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचित यानी ज़्यादा सिंचाई करना, अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अब देखिए खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब पृथ्वी या भूमि पर इसकी परत जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। औद्योगिक जल निकास, बाहर आने वाला अपशिष्ट, यानी जो उद्योग धंधे जो हैं उनसे अब जो जल निकलता है वो जहरीला जल निकलता है। ये इस अपशिष्ट पदार्थ से भूमि और जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के तरीके जैसे वनारोपण यानी वन लगा करके, और चरागाहों का उचित प्रबंध करके, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, और पशुचारण नियंत्रण, और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। इससे क्या होगा, इससे भूमि कटाव रुकेगा। और बंजर भूमि के उचित प्रबंध और खनन पर नियंत्रण। और अगला है औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके। तो इस तरह से निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। सोनू का फोन